इनर्ट गैस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। पेपर में एक बार आ चुका है कि इनर्ट गैस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इनर्ट गैस के केस में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड होता है। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड होता है, इसलिए इनके बीच में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये टॉपिक एक बार नीट में पूछ चुका है, तो ऑलरेडी मैंने इसको चाहा कि आपको डिस्कस कर दें। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपके मन में कल ये प्रश्न आया था और मैं आज भी फिर बताना चाहता हूँ कि सर जब इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता तो कैसे पता चला कि सर इनर्ट गैस के कंपाउंड बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक साइंटिस्ट है नील बर्थलेट, तो उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक कंपाउंड लिया O2 प्लस PtF6 माइनस। O2 प्लस में है और PtF6 माइनस में है। जब इस कंपाउंड में उसने O2 मतलब ऑक्सीजन का आयनेशन एनर्जी चेक किया है बाय द एक्सपेरिमेंट, तो उसको 1175 किलो जूल पर मोल दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि O2 से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करना है, O2 प्लस बनाना है, तो हमें O2 में 1175 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद उसने क्या किया, जेनॉन का आयनेशन एनर्जी चेक किया। उसने जैसे जेनॉन का आयनेशन एनर्जी चेक किया, उसका आयनेशन एनर्जी जस्ट ऑक्सीजन के आयनेशन एनर्जी के बराबर आया। आप देख सकते हैं कि 1170 इसका आयनेशन एनर्जी है। तो उसने ये सोचा कि जब जेनॉन की आयनेशन एनर्जी ये है और ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी ये है, जब ऑक्सीजन एक कंपाउंड बना सकता है तो जेनॉन भी कंपाउंड बना सकता है। सेम इसी कंसेप्ट पे सबसे पहला साइंटिस्ट नील बर्थलेट ने पहला इनर्ट गैस का कंपाउंड, आप नीचे देख सकते हैं इसमें लिखा है Xc प्लस PtF6 माइनस बनाया। जैसे पहला ये कंपाउंड बना Xc प्लस PtF6 माइनस, इसके बाद साइंटिस्ट की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई और आज के समय में हमारे पास बहुत मतलब इनर्ट गैस के बहुत सारे कंपाउंड अवेलेबल इस समय है प्रेजेंट टाइम। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो रही डिस्कवरी, क्योंकि डिस्कवरी की हिस्ट्री में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि किस कंपाउंड से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी या कौन सा पहला कंपाउंड था जिससे डिस्कवरी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कल बताया था, एक बार फिर बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है कि जेनॉन के जो कंपाउंड वो बनते कैसे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि जेनॉन के कंपाउंड बनाना बड़ा आसान काम है, बहुत ही सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है। जेनॉन लेना है, फ्लोरीन लेना है। हमारे पास तीन ही कंपाउंड हमारे एनसीईआरटी और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, HCF2, HCF4 और HCF6। तीनों सॉलिड फॉर्म में है, ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ। अब तीनों के बनाने के तरीके बहुत ही सिंपल है। अगर आपको HCF2 बनाना है तो आप Xc लें और F2 लें, HCF2 बन जाएगा। अगर आपको HCF4 बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, Xc लें और 2 F2 लें तब भी बन जाएगा। और HCF6 बनाना है तो Xc मतलब जेनॉन लें और 3 फ्लोरीन लें तब भी HCF6 बन जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीनों को बनाने का तरीका अलग है, हमें वो बातें फोकस करनी है, वो बातें याद रखनी है। सबसे पहला, अगर हमें HCF2 सॉलिड बनाना है तो हमें जो जेनॉन है वो एक्सेस में लेना पड़ेगा और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन लेना पड़ेगा। प्रेशर भी लेना पड़ेगा जो केवल एक बार है। अगर हम ऐसा अप्लाई करते हैं तब जाके हमारा HCF2 सॉलिड बनेगा। ये बातें हमें याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर हमें HCF4 बनाना है तो HCF4 बनाने का केवल एक ही टेक्निक है कि आप जेनॉन और फ्लोरीन को 1:5 में लें। 1:5 आप देख सकते हैं 1:5 में लेना है। ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है जो मैं बता रहा हूँ, 1:5 में लेना है। अब जैसे जेनॉन और फ्लोरीन 1:5 में लेंगे और जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है, 873 केल्विन करना है, ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस करना है और प्रेशर 7 बार लेना है। जैसे आप लेंगे HCF4 सॉलिड आपका बन जाएगा। मतलब रिएक्शन तो आसान है लेकिन उसका जो प्रोसेस है हमें याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाया है। इसके बाद जस्ट तीसरा है, अगर मुझे जेनॉन और फ्लोरीन लेना है और HCF6 बनाना है तो मुझे 1:20 लेना पड़ेगा। मतलब जेनॉन 1 और फ्लोरीन 20 लेना पड़ेगा। 1:20 के अकॉर्डिंग ही हम HCF6 बनाएंगे।
XCF6 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक XCF6 है। तो हम करना क्या है कि हमें जेनॉन और फ्लोरीन 1:20 में लेना है, और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर वाले टेम्परेचर के सेम रहेगा, 873 रहेगा, और इसका जो प्रेशर है वो 60 से 70, इसका प्रेशर हाई करना पड़ेगा। क्यों हाई करना पड़ेगा? क्योंकि XCF6 बनाने के लिए मुझे जेनॉन को Xc+6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Xc+6। और Xc+6 का मतलब समझ सकते हैं कि Xc जेनॉन पे +6 चार्ज लगाना है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर हाई लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के XCF2, XCF4, XCF6 बनाने का तरीका सिंपल है, बस उसकी कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद तीनों के बारे में एक खास बात सुनिए। तीनों आपका कंपाउंड आर कलरलेस, तीनों के कलर नहीं है। आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्लिमेट्स एट 298 केल्विन, मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका सब्लिमेशन हो जाता है। इसके बाद तीनों कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ, कुछ फीचर है। दे ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब ये हुआ कि इनसे अगर किसी को फ्लोरीन चाहिए तो ये फ्लोरीन बहुत अच्छे से डोनेट कर सकते हैं। ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब किसी को फ्लोरीन चाहिए तो ये फ्लोरीन अच्छे से डोनेट कर सकते हैं, इसे इसलिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तीसरा, दे आर रेडली हाइड्रोलिस, ये जल्दी से हाइड्रोलिस हो जाता है। हाइड्रोलिस मतलब स्टूस रिएक्शन। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है वही मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। इसके बाद ये पेज पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। जो हमने जो 3 कंपाउंड पढ़ा है, XCF2, XCF6, ये एडिशन कंपाउंड भी शो करता है। तो हमने सब नहीं लिया, जो इंपॉर्टेंट है वही रिएक्शन लिया है। एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है जो दो चीज का आपस में जोड़ना। आप देखिए जरा रिएक्शन नंबर ए में देखिए, सबसे पहले XCF2 PF5 से जब ऐड हो रहा है तो XCF2 ने अपना एक फ्लोरीन PF5 को डोनेट किया। अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन नंबर ए में जेनॉन के फ्लोराइड ने अपना एक फ्लोरीन PF5 को डोनेट किया, और जैसे ये डोनेट करता है XCF+ और PF6- बन जाता है। मतलब पहले केस में जेनॉन फ्लोराइड डोनर की तरह काम करेगा। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, XCF2 IF5 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं XCF2 की रिएक्शन IF5 से कराता हूँ, इस केस में भी सेम वही रिएक्शन होगा। इस केस में भी XCF2 में एक फ्लोरीन जस्ट IF5 को डोनेट करेगा और एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। एडिशन मतलब दो कंपाउंड को आपस में जुड़ जाना। लेकिन सी वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए। सी वाली रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सी वाली रिएक्शन मतलब ए और बी रिएक्शन में जेनॉन डोनर एटम की तरह काम कर रहा था। जेनॉन अपने फ्लोरीन को PF5 और IF5 को डोनेट कर रहा था। लेकिन तीसरे वाले रिएक्शन में सीजियम फ्लोराइड से मैंने जैसे रिएक्शन कराया, अब इस केस में जो जेनॉन का फ्लोराइड है वो अब एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। मेरा ये कहना है कि जब भी जेनॉन के फ्लोराइड किसी भी S ब्लॉक के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, नीचे मैंने लिख भी दिया है, जब भी कभी जेनॉन के फ्लोराइड S ब्लॉक के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उस समय उसका जो F- होता है वो एक्सेप्टर होता है। लेकिन दूसरों के साथ मतलब रिएक्शन नंबर ए, रिएक्शन नंबर बी में हमेशा ये डोनर की तरह काम कर, क्या आपका एडिशन कंपाउंड का रिएक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल है, मैंने ये बात लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। इस रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसमें लिख दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि इस रिलेशन में 95% क्वेश्चन इसी से आता है। इस रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं बताने से पहले जरा कुछ बातें बता दूं। आपने शायद रेडॉक्स रिएक्शन का नाम सुना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी एक सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबको रेडॉक्स रिएक्शन पता है। मैंने जस्ट एक नीचे एक टॉपिक और लिखा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात क्या है? इसमें एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है तथा उसी का रिडक्शन भी होता है। जरा मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो तथा दूसरे का रिडक्शन हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पेशल टॉपिक है। क्या स्पेशल टॉपिक है? कि जब भी कभी किसी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो तथा उसी का रिडक्शन हो, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल टॉपिक होता है जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ही आपके पास कंपाउंड है, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं ये बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसी के नाम पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। बड़े सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, इसका जो हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक पार्शियल मतलब होता है कि जिसमें रिएक्शन H2O के मोल की जरूरत हम कम लें, और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। तो हम पहले पार्शियल की बात करेंगे, फिर कंप्लीट की बात करेंगे। ये बात करते हैं। सबसे पहले जेनॉन का फ्लोराइड H2O से रिएक्शन कर रहा है। ये मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूँ जेनॉन फ्लोराइड की। सबसे इंपॉर्टेंट, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेडॉक्स रिएक्शन का पोर्शन है। तो जेनॉन का फ्लोराइड जैसे H2O के दो मोल से रिएक्शन कर रहा है, एक जेनॉन बना रहा और दूसरा एक HF बना रहा, और साथ में O2 रिलीज हो रहा। O2 रिलीज हो रहा, ये बात याद रखिएगा। और वो जो पहले वाली रिएक्शन है ना XeF2 के साथ H2O का, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब आप उसमें जब चेक करेंगे ना, तो Xe का Xe में, XeF2 का XeF2 में जा रहा, और ये जो H2O है इसका भी, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। लेकिन जरा बी वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए। बी रिएक्शन में हमने जो कंपाउंड बनाया था XeF4, XeF4 का मैं फिर से हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो XeF4 का जब हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो XeF4 जेनॉन में, XeO3 में और HF में और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। इसमें जरा ध्यान से देखिए। इसमें XeF4 में Xe की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि जिसमें प्रोडक्ट बना रहा है उसमें जेनॉन 0 है और दूसरे में जेनॉन +6 है। आप देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी XeF2 की रिएक्शन H2O से कराया जाता है तो यह रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और जब कभी XeF4 की रिएक्शन H2O से कराया जाता है तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ऊपर वाला केवल रेडॉक्स है और नीचे वाला बी वाला ये रेडॉक्स का एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था कि इनमें से कौन से जेनॉन फ्लोराइड के रिएक्शन में O2 रिलीज होता है। तो XeF2 में भी O2 रिलीज होता है और XeF4 में भी O2 रिलीज होता है। जरा देखिए ध्यान से। तो जो ऊपर वाला मैं बता रहा था वो आपका XeF2 का था, सॉरी XeF2 का था और XeF4 का था। अब सी वाला देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये सब के सब पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब सी वाले हमारे पास तीन प्रोडक्ट है, XeF2, XeF4, XeF6। XeF2 मैंने बता दिया रेडॉक्स रिएक्शन, XeF4 बना दिया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और जब सबसे लास्ट है जिसका नाम है XeF6। XeF6 सबसे पहले बता दूं कि ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखिए सब लोग। मैं सबसे पहले जेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन H2O से करा रहा हूँ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल मतलब एक एक स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो सबसे पहले ये XeOF4 बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है। इसके बाद XeF4 दोबारा फिर से H2O से रिएक्शन करेगा और XeO2F2 बनाएगा और फिर से HF बनाएगा, और XeO2F2 ये फिर से H2O से रिएक्शन करेगा और लास्ट में जो कंपाउंड बनाएगा वो XeO3 और HF बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर XeOF4 भी बनता है, XeO2F2 भी बनता है और लास्ट में XeO3 भी बनता है। अब मैंने साइड में लिख दिया है ऑल 3 रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस और ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। एक बार मैं तीनों के बारे में बता दूं। ए वाले रेडॉक्स रिएक्शन है, बी वाला
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और सी वाला नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। सी वाला आपको मैंने बता दिया, सी वाले में किसी प्रकार का O2 रिलीज नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आया था, इन तीनों जेनॉन के फ्लोराइड में किसमें HF बनता है, तो केवल केवल HCF6 में बनता है। इन तीनों जेनॉन के कंपाउंड में किसमें O2 रिलीज होता है, तो केवल और केवल HCF2 और HCF4 में बनता है। इन तीनों कंपाउंड में किसमें XCO4, XCO2, F2, XCO3 सब बनता है, तो केवल और केवल HCF6 बनता है। मतलब पेपर बनाने वाला इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप देखिए नीचे, इसके बाद मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब इन तीनों रिएक्शन को जोड़ के, जब इन तीनों रिएक्शन को मैं ऐड करूंगा तो सबसे ऊपर वाला HCF6 बच जाएगा और H2O 3 H2O हो जाएगा, और इधर की साइड में केवल और केवल जेनॉन ऑक्साइड बचेगा और साथ में 6 मोल HF के बनेंगे। तो ये जो नीचे वाले रिएक्शन है ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, और जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, एक एक करके जो स्टेप वाइज लिखा हूं वो आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। तो याद रखिएगा, ए वाला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, बी वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन, सी वाला नॉन रेडॉक्स। ए और बी में O2 बनता है, सी वाले रिएक्शन में O2 नहीं बनता है। ए और बी में HF नहीं बनता, सी वाले रिएक्शन में HF बनता है। ए और बी में जो सी वाली रिएक्शन है उसमें 3 टाइप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, इसीलिए इसमें XCOF4, XCO2F2, XCO3 इसमें सभी प्रकार के कंपाउंड बन जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, इस रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस, जो मैंने आपको डिटेल बता दिया। इससे बाहर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब जो भी प्रश्न आएगा मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, तो मैंने आपको जेनॉन के कंपाउंड बता दिए, एक बार जरा देख लेते हैं फिर से। इसके बाद यूजेस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के क्या क्या यूज हैं ये आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। सर हमारे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी हो कोई बात नहीं, मैं इसका यूज